नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। क्या भारत 114 MRF फाइटर जेट की डील के तहत रशिया का Su-75 चेकमेट या फिर साहब के ग्रिपिन को खरीद सकता है? कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने BAE सिस्टम के साथ मिलकर क्लोज इन वेपन सिस्टम को तैयार किया और भारतीय वायुसेना को इसका ऑफर किया है। भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च हुआ स्टेट ऑफ द आर्ट नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क सैटेलाइट डेटा सेंटर। कल चीन के साथ 13वें दौर की सैन्य वार्ता होने वाली है। दपसांग और डैमचौक के मुद्दे पर भारत दबाव बनाएगा। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने कहा कि चीन का सैन्य जमावड़ा एक चिंता का विषय है, लेकिन हम तैयार हैं। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है 114 MRF फाइटर जेट्स को लेने के लिए, जिसे कि मेक इन इंडिया के तहत खरीदा जाएगा। साथ ही इनमें 5th और 6th जनरेशन की कुछ प्रणालियां भी होनी जरूरी है। ऐसे में अब जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि रशिया के पास सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि Su-75 है, जिसे हाल ही में उसने प्रदर्शित भी किया था, यानी कि Su-75 चेकमेट। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि Su-75 एक बहुत अच्छा विकल्प होगा अगर भारतीय वायुसेना इसे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करती है तो। रशिया पहले भी कह चुका है कि Su-75 की पहली फ्लाइट 2023 में होगी और इसका स्केल प्रोडक्शन 2025 से शुरू होगा, वो भी डिमांड के आधार पर। लेकिन अभी भी इस डील में, यानी कि 114 MRF डील में, राफेल F4.1 स्टैंडर्ड का फाइटर जेट एक मजबूत दावेदार बना हुआ है। यही नहीं, स्टैंडर्ड में साहब के ग्रिपिन के भी चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि साहब पहले ही बोल चुका है कि वो भारत को इसका सोर्स कोड देने को तैयार है। ग्रिपिन एडवांस वॉरफेयर क्षमता से लैस है, साथ ही इसमें मैच्योर मिसाइल भी लगाई गई है और इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम है, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका ऑपरेट करने की जो लागत है वो भी कम है। हालांकि यहाँ पर एक बार फिर से Su-75 का नाम आ रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि रशिया इसका दावा कर रहा है। साथ ही रशिया ने यह भी कहा है कि वो भारत के साथ इसे मिलकर बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि रशिया को इसके लिए एक पार्टनर चाहिए। तो यहाँ पर काफी असमंजस की स्थिति बन सकती है, क्योंकि एक तरफ साहब का ग्रिपिन भी है जो कि एक एडवांस वॉरफेयर क्षमता से लैस है, और वो सोर्स कोड देने को तैयार है भारत को, जो कि आमतौर पर कई देश नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी अब काफी लोग आप लोगों में से ये कह रहे थे कि हम राफेल को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं। दोस्तों, दरअसल हम नहीं तवज्जो देते, क्योंकि भारतीय वायुसेना जानती है कि उन्हें किस स्टैंडर्ड का फाइटर जेट चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी भी फ्रांस का राफेल 4.1 स्टैंडर्ड का फाइटर जेट वो स्टैंडर्ड का मजबूत दावेदार है, लेकिन फिर भी एक चांस हो सकता है कि Su-75 के चेकमेट को शामिल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमको Su-75 या फिर साहब के ग्रिपिन को MRF डील के तहत चुनना चाहिए या नहीं, या फिर हमें राफेल पे ही आगे बढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने BAE सिस्टम के साथ मिलकर क्लोज इन वेपन सिस्टम को तैयार किया है, जिसका इंटरनल ट्रायल यानी कि आंतरिक जो टेस्ट था वो पूरा हो गया है। अब वो इसे भारतीय वायुसेना को ऑफर कर रही है। दरअसल 2018 में RFI जारी की गई थी भारतीय वायुसेना की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि घरेलू कंपनियों को बाय एंड मेक इन इंडियन कैटेगरी के तहत क्लोज इन वेपन सिस्टम बनाना है, और ये जो नया सिस्टम होगा वो स्वीडिश L-70 और रशियन एडोर 232B एयर डिफेंस सिस्टम से इसे बदला जाएगा। क्लोज इन वेपन सिस्टम का इस्तेमाल एयरबेस के टर्मिनल डिफेंस के रूप में किया जाता है, जो कि हॉस्टाइल प्रिसीजन गाइडेड और लेजर गाइडेड म्यूनिशन, इसके अलावा सबसोनिक क्रूज मिसाइल और लो फ्लाइंग एरियल प्लेटफॉर्म्स को तबाह कर सकता है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के $1.4 बिलियन के प्रोग्राम के तहत भारतीय वायुसेना करीबन 244 यानी कि 244 एयर डिफेंस गन्स, इसके अलावा 228 यानी कि 228 फायर कंट्रोल एंड सर्च रडार सिस्टम और 2 लाख यानी कि 2,04,000 प्रोग्रामेबल बुलेट्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करेगी। हालांकि 6 और कंपनियां क्लोज इन वेपन सिस्टम की रेस में हैं, जिनमें अडानी डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, पंच लॉयड, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा ग्रुप के साथ साथ रिलायंस डिफेंस भी इसमें शामिल है। भारतीय नौसेना के सदर्न नेवी कमांड ने स्टेट ऑफ द आर्ट नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क सैटेलाइट डेटा सेंटर का इनॉग्रेशन किया है INS द्वीप्रकाश में, जो कि कवरती नेवल बेस में है। सैटेलाइट डेटा सेंटर एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है भारतीय नौसेना के लिए, और इससे भारतीय नौसेना के आर्म फोर्स को निर्बाध नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन करने में मदद मिलेगी, और कम्युनिकेशन आउटपुट यानी कि संचार के जो आउटपुट्स हैं उसे बढ़ाने में भी भारतीय नौसेना को आसानी होगी। पूर्वी लद्दाख में चाइना ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है और बुनियादी ढांचे को वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने काफी चिंता जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सेना की तैनाती चीन बढ़ा रहा है वो एक चिंता वाली बात है।
लेकिन हमारी सेना भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चीन की सेना सर्दियों के दौरान भी तैनाती बनाए रख सकती है और यहाँ पर भी LOC जैसी स्थिति हो सकती है। हालांकि यहाँ पर सक्रिय LOC जैसा नहीं होगा जैसा कि पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर है। थल सेना अध्यक्ष ने आगे बताया कि अगर चीनी सेना अपनी तैनाती जारी रखती है तो भारतीय सेना भी अपनी तरफ से अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ कई क्षेत्रों में भारत और चीन की सेनाएं लगभग 17 महीनों से गतिरोध पर है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कई जगहों पर बातचीत के बाद भी सहमति बन चुकी है, लेकिन फिर भी चाइना उकसाने वाले काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वो निर्माण कर रहा है इसका मतलब साफ है कि चीन बॉर्डर के इलाकों में लंबे समय तक ठहरने वाला है और इसीलिए हमें यहाँ पर हर चीज पर निगाह बनाकर रखनी होगी। अगर वो लोग वहाँ पर ठहरेंगे तो हम लोग भी वैसा ही करेंगे और बॉर्डर इलाकों में हम भी अपने टेंट गाड़ेंगे। हम लोग अपने हिस्से वाले क्षेत्र में विकास और निर्माण संबंधी गतिविधियों को भी बढ़ाएंगे। इसके साथ ही वहां पर सैन्य टुकड़ियों को भी भेजा जाएगा। सेना प्रमुख ने आगे बताया कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद भारतीय सेना ने महसूस किया है कि उसे खुफिया निगरानी और टोही के क्षेत्र में अधिक से अधिक काम करने की जरूरत है। इसीलिए पिछले साल में हमने आधुनिकरण पर जोर दिया है। इस तरह हम आधुनिक हथियार और उपकरणों पर भी जोर दे रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी तरीके की विकट स्थिति से भी निपटा जा सके। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ड्रैगन इस वक्त तनातनी बनाए रखने की स्थिति में है और चाइना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। इसलिए मैंने कल के डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि भारत अरुणाचल प्रदेश में जो कि काफी स्ट्रैटेजिक एरिया है भारत का, वहां पर अपने मिलिट्री बेसिस को बना रहा है ताकि चाइना की हरकतों को उस हिसाब से जवाब दिया जा सके। और जिस तरीके से जनरल MM नरवणे जी ने चिंता जाहिर की है तो आप समझ सकते हैं कि टेंशन कितनी बड़ी होने वाली है। हालांकि चाइना के मूड का कोई पता नहीं है, फिर भी हमें तैयार रहने की जरूरत है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि भारत को सभी 36 राफेल विमान तय समय से पहले मिलेंगे। उन्होंने बताया कि फ्रांस में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए वहां पर भी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद भी डसॉल्ट एविएशन ने भारत को राफेल विमान समय से पहले उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद की है। इमैनुअल लेनिन ने कहा कि यूरोपीय देशों से संबंधित कंपनियों ने भारत में 10 अरब यूरो से अधिक का निवेश किया है, जिसमें कि करीबन 2.5 लाख भारतीयों को रोजगार भी मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि हम भारत को तय समय पर उनके फाइटर जेट्स दे रहे हैं और इसके लिए डसॉल्ट एविएशन रात दिन काम कर रही है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज और समझ सकते हैं कि जिस तरीके से फ्रांस काफी एक्टिव हो चुका है भारत को उसके फाइटर जेट्स यानी कि राफेल्स को तय समय से पहले देने के लिए, क्योंकि फ्रांस को भी अब ये लग रहा है कि भारत 114 MRF डील के तहत राफेल को पूरी तरीके से पक्का बना चुका है और ऐसे में अगर हम टाइम पे डिलीवर करेंगे तो एक इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा और हमें अगला कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो पीछे देखी जा सकती हैं और अच्छी बात है तय समय पर हथियार देना, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग इस वक्त टेंशन में चल रहे हैं दोनों तरफ से, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, तो अधिक से अधिक हथियार टाइम पर आएंगे तो हमें एक मनोवैज्ञानिक भी फायदा मिलेगा और अगर युद्ध की स्थिति आती है तो फिर हम तैयार हैं। दोस्तों भारत चीन के साथ रविवार को यानी कि कल 13वें दौर की बातचीत करने वाला है, जिसमें कि दपसांग और डैमचौक के मुद्दे पर बात होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा तनाव यानी कि टेंशन बनी हुई है। भारत चीन की ये वार्ता लद्दाख में LAC के चीनी पक्ष पर मोल्डो सीमा पॉइंट पर सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि भारत दपसांग, बुल्गे और डैमचौक के मुद्दों पर समाधान के लिए दबाव बनाने के लिए बातचीत करेगा। इसके अलावा और भी जो फ्रिक्शन पॉइंट है यानी कि टकराव वाले जो पॉइंट्स हैं वहां पर भी जल्द से जल्द सैनिकों की वापसी की मांग करेगा। दोनों देशों के बीच 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को हुई थी। वार्ता के कुछ दिनों के बाद ही दोनों सेनाओं ने गोगरा से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की, जिसे कि इस क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। चीन के सैनिकों के द्वारा घुसपैठ की कोशिश की 2 हालिया घटनाओं की भी जो बातचीत है वो 13वें दौर में की जाएगी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित चौधरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन करेंगे। आपको बता दें कि जो 2 घटनाएं हुई थी वो पहले उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में और दूसरी अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई थी और इन मुद्दों को भी इस 13वें दौर की बातचीत में चाइना को दिखाया जाएगा कि भैया आप लोग अननेसेसरी हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हो। K9 वज्र की पूरी रेजिमेंट को अब भारत ने फॉरवर्ड इलाकों में तैनात कर दिया है। अभी हाल ही में आपने डिफेंस अपडेट में भी जाना था कि भारत K9 वज्र तोप को वहां पर डिप्लॉय कर चुका है, लेकिन अब इन्हें फॉरवर्ड इलाकों में भेजा जा रहा है, क्योंकि चाइना की जो चालबाजी है जिस तरीके से सामने आई है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लगातार घुसपैठ कर रहा है, तो ऐसे में भारत ने वहां पर अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में K9 वज्र की पूरी रेजिमेंट को ही तैनात कर दिया है और K9 वज्र को 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी तैनातगी ऐसे समय पर की गई है जब LAC से सटे इलाकों में चीनी सेना जमकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि भारत ने इस साल की शुरुआत में 3 K9 वज्र तोपों को लद्दाख जैसे ऊंची पहाड़ी इलाकों में तैनात किया है, जिसके बाद इनके परीक्षण के लिए 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों में बने सैन्य बेस पर इन्हें ले जाया गया।
परीक्षण सफल रहने के बाद ही भारतीय सेना ने पर्वतीय अभियानों के लिए इस ऑटोमेटिक तोप की करीबन 3 अतिरिक्त रेजिमेंटें मंगाई हैं। तो दोस्तों, अभी देखिए टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।